not a game, it's a rich thing. हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज जिस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है मनी। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर भी है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। डिफाइन मनी। देखो, मनी का मतलब क्या होता है। मनी कैन बी डिफाइन एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर्स ऑफ वैल्यू एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। आपको पता है कि डेली बेसिस पे हमें कोई भी सामान खरीदना या बेचना है तो एज अ मीडियम आप किसे यूज़ करते हैं, मनी को यूज़ करते हैं। ठीक है, कोई भी सामान अगर हम खरीदते या बेचते हैं तो उसकी मेजरमेंट किस में होती है, मनी में होती है। और स्टोर ऑफ वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो लोग बाग फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए और फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को फेस करने के लिए मनी को सेव करते हैं, यानी अपने बैंक्स में पैसा सेव करना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका मनी का डेफिनेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे फंक्शन ऑफ मनी। देखो, अगर मैं फंक्शन ऑफ मनी की बात करूँ तो मनी का यूज़ क्या है, मनी किस किस काम के लिए यूज़ की जाती है। तो सबसे पहले प्राइमरी फंक्शन, जैसा कि आपने पहले ही समझा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी हमें डेली बेसिस पे अपने दैनिक जीवन में एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी का यूज़ करना होता है। कोई भी सामान खरीदना या बेचना हो तो एज अ मीडियम आप मनी का यूज़ करते हैं। मेजर्स ऑफ वैल्यू सेम एज, अगर आप कोई भी सामान हम खरीदते हैं तो उसका जो मेजरमेंट है होगा वो मनी में किया जाएगा। जैसे अगर आपको लैपटॉप परचेज़ करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अलग अलग वेबसाइट्स पे जा कर के उनके रेट्स को चेकआउट करते हो और फिर देन आप ऑफलाइन लेना है या ऑनलाइन लेना है उसके अकॉर्डिंग आप मनी में उसको मेज़र करके देन आप उसे डिसाइड करते हो कि आपको लेना है नहीं लेना। नेक्स्ट आपका सेकेंडरी फंक्शन। अगर मैं सेकेंडरी फंक्शन की बात करूं तो मनी के कुछ फंक्शन ये भी हैं, जैसे स्टोर ऑफ वैल्यू, क्योंकि आप जानते हैं फ्यूचर अनसर्टेन है और फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को फेस करने के लिए लोग बाग मनी सेव करते हैं ताकि वो फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम को फेस कर सकें। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। आपको पता है क्योंकि मनी सबसे ज़्यादा लिक्विड होती है और मनी को हम ईज़िली वन प्लेस टू अनदर प्लेस ईज़िली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, और आजकल तो ऑनलाइन बैंकिंग है, ई बैंकिंग है, तो ये बहुत चीज़ें आसान हो गई हैं। स्टैंडर्ड और डेफर्ड पेमेंट, आपको पता है मनी को हम पार्ट पेमेंट में भी कर सकते हैं, यानी अगर आप किसी से कुछ पैसा बोरो करते हैं तो आप उससे टुकड़ों में पैसा भुगतान कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम आर दो सिस्टम व्हेन गुड्स आर एक्सचेंज थ्रू अ गुड्स। अगर हम गुड्स को गुड्स के साथ एक्सचेंज करते हैं दैट इज़ कॉल्ड बार्टर सिस्टम। ध्यान रखिएगा, बहुत पहले अगर हम बात करें तो ये सिस्टम ट्रेंड में था। लोग पैसे से लेन देन ना कर करके सामान से सामान का, यानी गुड्स से गुड्स को एक्सचेंज करके लेन देन करते थे। ठीक है, लेकिन उसमें कुछ ड्रॉबैक भी था, कुछ कमियां भी थी। जैसे नंबर 1, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। इसका मतलब ये होता है अगर आप दो लोगों के बीच में गुड्स से गुड्स का एक्सचेंज होता है तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों का सेटिस्फेक्शन लेवल एक समान हो। ठीक है, अगर आप किसी से आपने एप्पल का फ़ोन लिया और बदले में आपने सैमसंग का फ़ोन दिया तो जिसको एप्पल का फ़ोन मिला है वो ज़्यादा सेटिस्फाई होगा इन कंपेयर ऑफ सैमसंग वाला। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होती है, जबकि मनी में ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, मनी में तो सिंपली जितने का सामान आप खरीदते हैं उतने के आप पैसे दे देते हैं, सेटिस्फेक्शन दोनों का ही सेम होता है। लैक ऑफ स्टैंडर्ड और डेफर्ड पेमेंट, एक और कमी जो है बार्टर सिस्टम में, हम उसे टुकड़ों में यानी पार्ट पेमेंट कर पाना पॉसिबल नहीं है, जबकि पैसे का क्या है, आप उसे टुकड़ों में दे सकते हैं। लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, जब दो लोगों के बीच में लेन देन होता है तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों के बीच में जो लेन देन हुआ है उसकी वैल्यू सेम हो, उस गुड्स की वैल्यू सेम होना बहुत मुश्किल हो पाता है, तो ये एक अगला ड्रॉबैक है, जबकि मनी में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट है डिफ़िकल्ट टू स्टोर। आपको पता है क्योंकि मनी को तो हम स्टोर बहुत ईजिली कर सकते हैं क्योंकि मनी स्पेस नहीं लेती है और वो ख़राब होने के चांसेस भी नहीं होते, जबकि गुड्स को स्टोर करना मुश्किल होता है क्योंकि उसके ख़राब होने के चांसेस भी होते हैं और वो स्पेस भी चाहिए होता है उसके लिए। ठीक है, तो आपने ये देखा। नेक्स्ट हम आगे का टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ मनी। अगर मैं मनी के फॉर्म की बात करूँ तो सबसे पहले फिएट मनी एंड फिड्यूशियरी मनी। देखो, फिएट मनी वो है जिसे गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, गवर्नमेंट ने ऑथराइज़ किया हुआ है और जो करेंसी यूज़ हो रही है, ट्रेंड में है, उसे कहते हैं हम फिएट मनी। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे पेपर करेंसी यूज़ होती है, कॉइन यूज़ होते हैं, तो ये फिएट मनी है। फिड्यूशियरी मनी आर दोज मनी विच इज़ नॉट अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। इसे गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं किया है, ये जस्ट ऑन अ बिलीफ सिस्टम, ये आपके बिलीव पे डिपेंड करता है। अगर आपको बिलीव है तो आप लेंगे, अदरवाइज़ आप नहीं लेंगे। किसी को हम फोर्सफुली एक्सेप्ट करने के लिए हम प्रेशराइज नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल चेक। ठीक है, नेक्स्ट है मनी वैल्यू ऑफ मनी एंड कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी। देखो, जिस मेटल से या जिस पेपर से मिल कर के मुद्रा बनी है, मनी बनी है, उसको तो हम कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी कहते हैं, लेकिन जो किसी करेंसी के ऊपर जो प्रिंटेड वैल्यू होती है उसे हम मनी वैल्यू ऑफ मनी कहते हैं। जैसे आपकी पॉकेट में एक पेपर करेंसी है जिसमें 100 लिखा हुआ है, तो वो मनी वैल्यू ऑफ मनी कितनी होगी उसकी, 100 रुपये, क्योंकि वो 100 रुपये ही में चला सकते हैं आप उसे,
ठीक है, तो वो उसका मनी वैल्यू कहलाएगा। लेकिन जिस पेपर से वो मिलके बना है दैट इज़ कॉल्ड कमोडिटी वैल्यू, उस पेपर की कीमत कमोडिटी वैल्यू कहलाती है। नेक्स्ट है फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। देखो फुल बॉडीड मनी आप समझना बहुत इजी है। अगर कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी और मनी वैल्यू ऑफ मनी दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो वो फुल बॉडीड मनी कहलाता है। ठीक है, जैसे एक मेटल का करेंसी है, आपके पास 10 रुपये का कॉइन है, उस पर प्रिंट क्योंकि 10 है तो उसकी मनी वैल्यू 10 हो गई, लेकिन जिससे मिल करके वो बना है जिस मेटल से, अगर उस मेटल की कीमत भी 10 है तो वो फुल बॉडीड कहलाएगा। लेकिन क्रेडिट मनी का मतलब होता है कि अगर मनी वैल्यू ऑफ मनी ज़्यादा है और कमोडिटी वैल्यू कम है, दैट इज़ कॉल्ड क्रेडिट मनी। ठीक है, जैसे अगर आपके पास 500 का नोट है तो उसकी वैल्यू 500 रुपये है, क्या उस कागज़ की कीमत या उस पेपर की कीमत 500 है? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि मनी वैल्यू ऑफ मनी कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी से ज़्यादा है, तो ये आपका क्रेडिट मनी कहलाता है। नेक्स्ट है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का मतलब होता है एट अ फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम पब्लिक के पास जो भी अवेलेबल करेंसी है एंड देयर स्टॉक इज़ कॉल्ड मनी सप्लाई, उसके स्टॉक को हम मनी सप्लाई कहते हैं। नेक्स्ट आता है मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई की अगर मैं बात करूं तो फाइनली इससे पहले आप एक चीज़ और जान लीजिए कि मनी सप्लाई कौन करता है, हु सप्लाई है मनी। अगर मैं मनी सप्लाई की बात करूं तो मनी सप्लाई गवर्नमेंट करती है, सेंट्रल बैंक करता है एंड कमर्शियल बैंक करता है। ठीक है, ये 3 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्हें मनी सप्लाई करने का राइट है। और हाँ, आपको बता दूं जितनी भी पेपर करेंसी है उसे सेंट्रल बैंक यानी RBI छापता है, जबकि जितनी भी कॉइन्स हैं उन्हें हमारे देश का फाइनेंस डिपार्टमेंट छापता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगेन मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। ध्यान रखिएगा RBI को नए नोट इशू करने का राइट है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इकोनॉमी में मेज़र करना होता है कि मनी की स्ट्रेंथ क्या है। उसके लिए हमारे पास कुछ टूल्स हैं M1, M2, M3, M4। इसके बेसिस पे आप मनी की को मेज़र कर पाते हैं कि मनी का स्ट्रेंथ कितना है, कितने नोट आपको इशू करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। अगर हम इसको डिटेल में डिस्कस करें तो M1 में C + DD + OD। C का मतलब है करेंसी विद पब्लिक यानी लोगों के पास कितना पैसा है। DD का मतलब है डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक एंड OD का मतलब होता है अदर डिपॉजिट विद RBI, यानी इसके बेसिस पे आप M1 लेवल मेज़र कर पाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं M2। M2 में आपका M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट, यानी M1 तो जो टर्म्स हैं वो तो लेनी ही है, साथ के साथ पोस्ट ऑफिस में जो पैसा डिपॉजिट है वो भी आप इसे ऐड कर लेते हैं तो M2 बन जाता है। नेक्स्ट M3 में आपका M2 यानी अगेन M2 आ जाएगा, प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक अप टू 1 ईयर। ध्यान रखना 1 साल तक के लिए जो भी डिपॉजिट्स होंगे वो, प्लस टर्म डिपॉजिट बाय बैंक, टर्म बोरविंग बाय बैंक, ध्यान रखिएगा सॉरी, टर्म बोरविंग बाय बैंक, इनको ऐड करके आप M3 मेज़र कर पाते हैं। नेक्स्ट आपका M4। M4 में क्या करना है आपको, जो भी आपका टाइम डिपॉजिट विद बैंक है जो ओवर 1 ईयर है उसमें आप ऐड करेंगे डिपॉजिट इन NBFC। ठीक है, ध्यान रखिएगा अगेन टाइम डिपॉजिट विद बैंक ओवर 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा की जो भी बैंक्स में डिपॉजिट्स हैं, प्लस डिपॉजिट इन NBFC, इसके बेस पे आप M4 को मेज़र करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे काफ़ी इजी चैप्टर है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। और कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप इसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं जो आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगी और एग्ज़ाम में काफ़ी आपको नो डाउट हेल्प करेंगी, उसको ग्रैब करने के लिए आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।